Hello guys, in today's video we are going to discuss about section 6 of the Companies Act 2013 which says any act to override memorandum or articles etc. Same goes with this provision also. हम इसको भी ब्रेक कर करके पढ़ेंगे ताकि हमारे को हम सीख पाएँ कि इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाती है किसी भी प्रोविज़न की. तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. इट मीन्स कंपनीज मस्ट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. कंपनी क्या कहती है कि प्रोविजंस हमारे को मस्ट फॉलो करने चाहिए. मस्ट लिखा है यहाँ पे, मे नहीं लिखा. मस्ट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नो मैटर व्हाट देयर ओन इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स से. इसका मतलब ये है कि कंपनीज को तो फॉलो करना ही चाहिए प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के, नो मैटर उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स या फिर एग्रीमेंट क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उन्हें प्रोविजंस कंपनीज एक्ट का फॉलो करना है तो करना है. अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में क्या आ गया, क्या आता है. तो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लाइक कंपनी का MOA हो गया, कंपनी का AOA हो गया, या फिर कंपनी ने आपस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, या फिर कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आई है किसी पार्टी के साथ, उसमें कंपनी ने कुछ और बोला कि जो लॉ अलाउ नहीं करता. तो कंपनीज एक्ट तो हमें फॉलो करना ही है, भले आप कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स में आप डिस्कस कर लो, कुछ भी आप कंपनीज एक्ट से आप ऊपर नहीं जा सकते हो इन शॉर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, इवन इफ अ कंपनीज मेमोरेंडम, AOA, बोर्ड रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट्स से समथिंग डिफरेंट. भले ही अगर आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कुछ डिफरेंट बोले, पर लॉ टेक्स द प्रायोरिटी. लॉ सबसे पहले रहेगा, भले ही आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बोले, कुछ भी उसमें लिखा हो. नो लूप होल्स. अब कुछ इसमें लूप होल भी ढूंढते हैं कि चलो भाई कंपनीज एक्ट तो 2013 में पास हुआ है और हमने एग्रीमेंट करा है 2013 से पहले, तो हम तो बच गए. बट ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर उनको भी पता है, लॉ मेकर्स को भी पता है कि आप कहाँ कहाँ लूप होल्स ढूंढ सकते हो. इसलिए उन्होंने ये भी प्रोविज़न डाला है, इवन इफ़ अ कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन और साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्ट केम इनटू फोर्स, इट स्टिल हैज़ टू कंप्लाई विद द एक्ट्स नाउ. कंपनी को फिर भी कंपनीज एक्ट से कंप्लाई करना पड़ेगा, भले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो भी है वो 2013 से पहले बना है, तब भी आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न से कंप्लाई करना पड़ेगा. अगेन, एनी प्रोविज़न कंटेन्ड इन दिस मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन शैल टू द एक्सटेंट टू विच इट इज़ रिपग्नेंट to the provisions of the act become or be void as the case may be. तो अगर आपके मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स या फिर एग्रीमेंट्स या फिर रेजोल्यूशन में कुछ भी ऐसा प्रोविज़न लिखा है जो रिपग्नेंट है एक्ट से. रिपग्नेंट मतलब कॉन्फ्लिक्ट में है कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न से, या फिर कंपनीज एक्ट से इनकम्पैटिबल है, तो ऐसा प्रोविज़न जो आपने मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में डाला है वो वॉइड होगा. उसको सीधा वॉइड ही बोल दिया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. जो भी आपने प्रोविज़न डाले अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में, अगर वो इन कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न से. ठीक है, इन शॉर्ट, कंपनीज कांट राइट देयर वे अराउंड द लॉ. दे हैव टू अलाइन देयर ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस विद द एक्ट regardless of past or present internal decisions. इन शॉर्ट, कंपनीज जो है लूप होल्स नहीं ढूंढ सकती है. ऑब्वियसली उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को मानना ही पड़ेगा, भले ही उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बोले, भले ही उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के से कुछ अलग लिखा हो. ठीक है, तो हमारी ये छोटा सा था प्रोविज़न, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. और आगे जाके जो लोग कॉरपोरेट्स में जाने वाले हैं, लाइक कंपनी सेक्रेटरीज हो गए या फिर कोई भी हमारे लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अगर वो कॉरपोरेट्स में जाना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट कंपनीज़ का कुछ भी बोले, कुछ भी प्रोविज़न उसमें लिखा हो, बट वो कंपनीज़ एक्ट 2013 या फिर कोई भी अमेंडेड एक्ट कंपनीज़ एक्ट का उससे रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मिलते हैं हम अगली वीडियो में.